हेलो स्टैंडर्ड 9, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज फिफ्थ वीडियो पे मैं आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज का वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसको आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं राइट, फिफ्थ वीडियो में आपको नोटबुक में राइट मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही है। तो आपको मैं ये सारे क्वेश्चंस को मैं विद सिंपल वर्ड में राइट आंसर्स को मैं समझा देता हूँ, ताकि आपके लिए लर्निंग डिफिकल्ट ना हो। आप समझो इसको, आंसर को समझोगे, आप अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ अच्छे वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हो, लेकिन पहले समझ के लो, ठीक है। इस चैप्टर्स का पहला क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ कि वाई पीपल वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। वाई पीपल, काफी सिंपल है क्वेश्चन, आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं उसको हम पहनते हैं समर सीजन में, और पहनने के बाद काफी अच्छा महसूस होता है, काफी अच्छा कपड़ा पहना है ना। क्यों, कौन सा कपड़ा पहना है? कॉटन कपड़ा पहना है ना। तो समर में ये कॉटन क्लॉथ्स हमें अच्छा महसूस होता है, अच्छा कंफर्टेबल महसूस होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, आंसर पे ध्यान देना, मैं एक बार पढ़ के लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। वी प्रिस्पायर मोर इन समर। मोर क्योंकि जो प्रिस्पायर करते हैं समर में ज्यादा होता है ना, पसीने ज्यादा निकलते हैं। सो मोर जो स्वेट है राइट कम्स इन आवर बॉडी, ऑन आवर बॉडी सरफेस पे राइट, काफी ज्यादा पसीने आते हैं। तो एज द स्वेट इवेपोरेट्स इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी। जब स्वेट जब इवेपोरेट करता है तो हमारे बॉडी का, हमारे सरफेस बॉडी में से वो हीट ऑब्जर्व करता है ना। जैसे ये हमारा बॉडी सरफेस है और इस पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स, अब इसे मान लीजिए इवेपोरेट करना है, तो क्या करेगा? आपके बॉडी का देखते हो ना, एक हीट होता है ना, और वो हीट क्या करता है? गेन करके इवेपोरेट करता है। तो ये सरफेस से हीट वो गेन करेगा, तो आपका ये सरफेस ठंडा होगा कि नहीं होगा, है ना राइट। हमारा जो सरफेस है ये ठंडा हो जाता है। तो यह जो पसीने होते हैं, ये अगर आपने कॉटन क्लॉथ्स अगर पहना है तो ये पसीना क्या होगा? इजिली राइट बाहर आ जाएगा कपड़े के ऊपर, और फिर वो इवेपोरेट करेगा। समझा कि नहीं? तो ये पसीने जो होते हैं इजिली ये कॉटन क्लॉथ से दैट इज वो बाहर की तरफ आते हैं, फिर इवेपोरेट करते हैं। अब पसीना इवेपोरेट हुआ तो काफी कंफर्टेबल फील होता है ना। अगर यही कॉटन क्लॉथ्स नहीं रहेगा तो अंदर पसीने जो रहेंगे वो इवेपोरेट नहीं होंगे, तो काफी अनकंफर्टेबल जैसा महसूस होगा। इसलिए आप पॉलिस्टर के कपड़े आप पहनो तो इसमें ऐसा आप महसूस कर सकोगे, है ना। तब ये पॉलिस्टर के कपड़े में क्या होता है कि जो पसीने जो अंदर होते हैं वो इजिली बाहर नहीं आते, और इजिली बाहर नहीं आते तो अंदर ही रहते हैं, और पसीने अंदर रहेंगे, इवेपोरेट नहीं होंगे, तो हमें काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है ना। तो यही कंसेप्ट है कि वी प्रिस्पायर मोर इन समर, मोर स्वेट कम्स ऑन आवर बॉडी सरफेस। तो एज द स्वेट इवेपोरेट इट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस एंड कीप्स आवर बॉडी कूल। सो कॉटन जो होते हैं can observe the sweat easily and expose it to the atmosphere। मतलब कि बाहर की तरफ आसानी से वो राइट एटमोस्फेयर में राइट आ जाता है, और causing evaporation to takes place easily, और evaporation काफी अच्छे से हो जाता है। So this in turn keeps us cool in summer। काफी सिंपल था राइट, याद भी हो गया, इसको प्रैक्टिस भी कर लेना आपको, है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why water droplets appear on the surrounding of a glass with ice cold water। आप कभी देखोगे कि आइस कोल्ड वाटर में, जैसे एक ग्लास है ना, और इस ग्लास में तुमने पानी रख दिया, और पानी रखने के बाद इसके ऊपर आइस क्यूब सब भी डाल दिया, इसके अंदर आइस क्यूब डाल दिया, तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ये जो ग्लास है इसके चारों तरफ नहीं बाहर से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये हुआ ग्लास लीक हो गया, ऐसा हुआ क्या? बट ऐसा नहीं है। जब ग्लास का सरफेस जब ठंडा होगा तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर में मॉइस्चर है, तो वो ग्लास के नजदीक आएगा। आपको ही पता है जब वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो पानी का ड्रॉपलेट्स में बनता है
तो ये जो नजदीक आया वाटर वेपर ग्लास सरफेस से कांटेक्ट में, तो क्या होगा, ठंडा होगा। अब ठंडा होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा। तो यही तो है इसमें, है ना। वाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग ऑफ अ ग्लास विथ आइस कोल्ड वाटर। देखो, सो देयर आर वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। सिंपल, ये सेंटेंस लिख दिया। देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर when they come in contact with the walls of the glass that has ice cold water in it। तो क्या होता है, आप देखोगे, they condense और as a result their state change from gaseous state to liquid state, thus forming tiny water droplets on the walls of the glass। Simple, है ना। समझा आपने कि जो वाटर वेपर है, राइट, जो गैसेस स्टेट में होते हैं फिर वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं क्योंकि वो ठंडा हो गया, है ना। ठंडा हो गया क्योंकि वो ग्लास के नजदीक जब आएंगे, राइट, तो ग्लास तो पहले से ही ठंडा है, और ठंडा है तो वाटर वेपर नजदीक आया तो वाटर वेपर भी ठंडा हो गया, और वाटर वेपर ठंडा हो गया तो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया, है ना। ठीक है। सो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। सो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। वाटर स्टोर्ड इन अर्थन पॉट बिकम कूल इन समर, व्हाई। कहने का मतलब है कि जब पानी हम अर्थन पॉट्स में रखते हैं, मटके में, मिट्टी के बर्तन का जो होता है उसमें जब हम पानी रखते हैं, तो समर सीजन में देखते होंगे वो पानी काफ़ी ठंडा लगता है, पीने में काफ़ी अच्छा लगता है ना। हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और वो काफ़ी ठंडा भी रहता है पानी। इसका क्वेश्चन है कि क्या रीज़न है कि अर्थन पॉट्स में पानी जो रखा हुआ रहता है वो कूल हो जाता है इन समर में। इसका रीज़न क्या है? तो देखो, रीज़न काफ़ी सिंपल है। द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल इवन इन समर बिकॉज अर्थन जो पॉट्स होते हैं अर्थन पॉट हैज मैनी स्मॉल होल्स। कहने का मतलब कि जो अर्थन पॉट होते हैं उसका जो सरफेस होता है पोरस होता है। पोरस मतलब काफ़ी स्मॉल माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे काफ़ी माइन्यूट छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना। वो वाटर जो होते हैं सिप्स आउट थ्रू देम, वाटर उससे बाहर सिप्स आउट करते हैं, बाहर निकलते हैं, एंड इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉट, और सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं। द एनर्जी जो होता है नीडेड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम द वाटर, है ना। जो वाटर जो है, राइट, इवेपोरेट हो रहा है, राइट, वह वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है वह एनर्जी कहाँ से ले रहा है? जो पानी जो अंदर है, राइट, उस पानी से वो हीट गेन कर रहा है ना। वाटर फ्रॉम द केप्ट इन द अर्थन पॉट, उसमें से एनर्जी लेकर वो इवेपोरेट हो रहा है, और एज ए रिजल्ट वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल। क्योंकि जो सरफेस पे जो वाटर आ रहे हैं, ये आप देखो सिंपल में मैंने एक फिगर बनाया है ना। ये मटका, इसमें रखा है पानी, है ना। अब ये पानी जो रखा हुआ है, राइट, अब देखोगे छोटे छोटे जो आप होल्स जो होते हैं उससे, राइट, ये वाटर जो होते हैं बाहर की तरफ, राइट, होल अराउंड से आ जाते हैं। अब ये जो होते हैं वाटर ड्रॉपलेट से इवेपोरेट करते हैं। जब इवेपोरेट करेगा तो ऑब्वियसली बाहर का सराउंडिंग का भी हीट गेन करेगा, और ये वाटर जो इसके अंदर है उसका भी तो हीट होगा, क्योंकि वाटर एट रूम टेम्परेचर जो होगा उसमें तो हीट तो होगा। तो वाटर जो इनसाइड होते हैं उसका भी हीट गेन कर रहा है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर पे आने के बाद बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से भी वो हीट गेन कर रहा है, और वो इवेपोरेट कर रहा है। अब इवेपोरेट होगा तो क्या होगा? इसके अंदर के जो पानी है, राइट, जिसका हीट जो है ये वाटर ड्रॉपलेट्स ने ऑब्जॉर्व किया है, फिर वो पानी इसके अंदर का काफ़ी ठंडा हो जाएगा, है ना। और जब हम पानी पिएंगे तो हमें लगेगा कि यार ये पानी कितना ठंडा है, काफ़ी अच्छा भी लगता है पानी पीने में, है ना। मटके का रखा हुआ पानी में जो पानी, राइट, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि वो अल्कलाइन मीडियम में वो पानी हो जाता है और काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर
ऑन द रूफ आफ्टर हॉट सनी डे। लोगों का आप देखोगे राइट, वो वाटर जो होते हैं स्प्रिंकल करते हैं ऑन अ हॉट सनी डे, क्योंकि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपुल जो होते हैं स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द सर्फेस। So water takes away the heat from the ground and gives cooling effect। कहने का मतलब है कि जब सनी डे में जो रूफ होता है जो गर्म हो जाता है या ओपन ग्राउंड जो गर्म हो जाते हैं राइट, उस पर जब हम पानी जब डालते हैं तो वो जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, उनका जो हीट है वो सरफेस का वो गेन किया है ना, और जो हीट है वो गेन करने के बाद वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और सरफेस को ठंडा करते हैं and cool the surface। तो water takes away the heat from the ground and gives the cooling effect of the surface, right? So ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि why do people sprinkle water on the roof after a hot sunny day। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So now next क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5, why does a desert cooler cool better on a hot dry day। हॉट ड्राई डे में डेजर्ट कूलर काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि जो हॉट ड्राई डे में ह्यूमिडिटी कम होगा, है ना। ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी आपको समर सीजन में कम होता है एटमॉस्फेयर में, तो लेस ऑन हॉट ड्राई डे, तो लेसर द ह्यूमिडिटी मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ना। ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन रेट भी ज्यादा होगा। तो सिंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर ऑन अ हॉट ड्राई डे, और डेजर्ट कूलर काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि डेजर्ट कूलर जो होगा भाई इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगा, कराएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा कराएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी ही कम है तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ द डेजर्ट कूलर। और हमें ठंडा महसूस होता है ना, ठंडा हवा भी आ रहा है और ह्यूमिडिटी भी कम है, तो हमें ठंडा महसूस होता है, अच्छा लगता है, ठीक है, डेजर्ट कूलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लॉथ्स इन ए ह्यूमिड वेदर। एक रीजन बताइए कि व्हाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लॉथ्स इन ए ह्यूमिड वेदर। ह्यूमिड वेदर जो होता है बारिशों के टाइम में देखोगे आपके कपड़े जल्दी सूखते नहीं है, काफी परेशान हो जाते हो। सुबह कपड़े नहीं धोया, राइट, दोपहर हो गया, शाम हो गया, अभी भी कपड़े नहीं सूखे, तो इसमें क्या कारण है ऐसा। तो यहाँ पे समझ लिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होते हैं ना, ये डिपेंड्स करते हैं ह्यूमिडिटी पे। अगर ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है एयर में तो इवेपोरेशन जो होगा वो स्लो रहेगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो रहता है डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर, और ह्यूमिड एयर ऑलरेडी है, अगर एयर है बारिश के टाइम में एयर ह्यूमिड होता है तो ऑलरेडी हैज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो सो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो स्लो होगा, क्योंकि है ना। एंड दिस इज द रीजन दैट आवर वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई। कहने का मतलब कि अगर हमने राइट ये कपड़े सुखाने की जगह ये हमने कपड़े डाल दिया, है ना, ठीक है, तो इसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये इवेपोरेट करके राइट एयर में जाएगा, तभी तो कपड़े ड्राई होंगे, है ना। बट जब बाहर, कहने का मतलब जो एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बारिशों के टाइम में देखोगे राइट वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स एयर में ज्यादा होते हैं। तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स इस एटमॉस्फेयर में ही ज्यादा है तो इसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है दैट इज ये ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। इवेपोरेट करेगा तो एटमॉस्फेयर में जाएगा ना, और एटमॉस्फेयर पहले से ही ज्यादा है तो ये स्लोली काफी कम आएगा और जल्दी कपड़े सूखेंगे नहीं, है ना, बारिशों के टाइम में। इसके लिए हम क्या करते हैं, फैन के नीचे सुखाते हैं, नहीं जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि फैन से क्या करता है वाटर ड्रॉपलेट्स की इवेपोरेशन जो रेट होता है वो स्पीड अप कर देता है, बढ़ा देता है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कभी आपने कभी फील किया होगा कि एसीटोन हो गया या पेट्रोल कभी हाथ के ऊपर लग गया हो, या परफ्यूम आपने देखोगे कभी आप परफ्यूम का जो जब चेक करते रहते हो इसका फ्रेगरेंस, तो अपने हाथों पे या साइड से आप उसको स्प्रे करते हो ना, तो स्प्रे करने के बाद कैसा ठंडा महसूस होता है, क्यों ऐसा हो गया।
ठंडा ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एसीटोन हो या पेट्रोल हो या परफ्यूम हो, राइट, इवेपोरेट करते हैं एट लो टेम्परेचर पे, इवेपोरेट करते हैं एट लो टेम्परेचर पे। और व्हेन सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इज ड्रॉप्ड ऑन द पाम, इट टेक्स हीट फ्रॉम द पाम, है ना, हीट फ्रॉम द पाम एंड इवेपोरेट्स। तो पाम से हीट लिया और इवेपोरेट हो गया, है ना, तो ये पाम हमारा क्या होगा? ठंडा हो जाएगा ना, राइट। सो इससे ही हमारा पाम कैसा होगा? कूलर फील, ठंडा महसूस करता है। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग जो फूड होते हैं रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ लाइक फ्रॉम कोल्ड फूड, हमें उसके नजदीक जाना पड़ता है। वी हैव टू गो क्लोज। व्हाई? काफी भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि जो सॉलिड जो होते हैं ना, ये डिफ्यूज, सॉलिड्स जो हैं ये डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट। सो बट if the temperature of the solid increases, then the rate of diffusion of solid particles into air increases। क्योंकि जो चीज जब गर्म होता है तो उसकी में हम क्या देखते हैं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जल्दी से वो मिक्सअप होगा, मूव करेगा, है ना। सो दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। The smell of hot sizzling food reaches us even at a distance, but to get the smell of a cold food we have to go close, है ना, नजदीक जाना पड़ता है। ठीक है, तो गर्म जो फूड होते हैं उसमें जो गैसेस फॉर्म में जो गर्म फूड्स जो देखोगे जो फ्रैग्रेंस है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो आपको ईजिली एयर में मिक्सअप होगा। और जो सेवरल मीटर्स डिस्टेंस पे लोग, 7 मीटर्स मतलब घर में कहीं किचन में आप देखोगे गर्म जैसे कुछ पकौड़े बन रहे हैं, राइट, तो आप देखोगे उसकी खुशबू आपके पूरे रूम में फैल जाती है ना। क्योंकि जो गर्म पकौड़े होते हैं उनमें से जो फ्रेग्रेंस निकलते हैं उसमें उस फ्रेग्रेंस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, तो उसमें मूवमेंट है, राइट, तो वो होल रूम में, राइट, ईजिली स्प्रेड हो जाता है। लेकिन वही अगर आइसक्रीम रखा है और कहे कि भाई इसका फ्रेग्रेंस आ रहा है क्या, तो आपको नहीं पता चलेगा, है ना। एकदम नज़दीक भी जाओगे, राइट, तो भी आपको उसका फ्रेग्रेंस उसको टेस्ट करके पता चलता है ना। उसके फ्रेग्रेंस काफ़ी नज़दीक जाने से तब थोड़ा फील होता है। क्योंकि जो ठंडा ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसका इजीली मूवमेंट नहीं होगा, है ना। और उसका स्मेल जो है उसके लिए हमें काफ़ी क्लोज जाना पड़ता है। ठीक है, सो अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या है जरा समझ के लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर? ओहो, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या स्टेट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टेट होगा? अब देखो, ये 250 डिग्री सेल्सियस जो हम कह रहे हैं तो वो तो गैसियस स्टेट ही होगा ना, एज बॉइलिंग जो है टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? लिक्विड एंड गैसेस भी हो सकता है, बिकॉज सिंस वाटर जो होते हैं बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर। सो एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट equal to the latent heat of vaporization, water starts changing from liquid state to gaseous state। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होते हैं आप देखोगे वो latent heat of vaporization जो होते हैं उसमें आपको gaseous state में आज रहते हैं, and the water starts change from liquid state to gaseous state, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या क्या कॉन्सेप्ट है देखो। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी के बारे में आपको बताना है, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताना है, फ्लूइडिटी के बारे में बताना है, फिलिंग अ गैस कंटेनर क्या कॉन्सेप्ट होता है, शेप जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी क्या कॉन्सेप्ट है, एंड डेंसिटी क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो, पहला कॉन्सेप्ट आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी आपको इस चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि सॉलिड में रिजिडिटी होती है। ये रिजिडिटी क्या है? ये आपका इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ इट्स शेप। मतलब रिजिडिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट काफी रिजिड होगा तो उसको जब तुम कंप्रेस करोगे तो वह रेसिस्ट करेगा, है ना, शेप में चेंज नहीं आने देगा। तो रिजिडिटी है, तभी तो सॉलिड में ये रिजिडिटी प्रॉपर्टी है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ इट्स शेप, यही रिजिडिटी कहलाता है। इट इज द टेंडेंसी
of a matter to resist the change of its shape, that is rigidity. Next is compressibility. क्या होता है? Compressibility कहने का मतलब it is the property of a matter in which its volume is decreased by applying force. वही होता है ना compressibility. That is the property of a matter in which its volume is decreased by applying force. That is compressibility. Next is fluidity. It is the ability of water to flow. It is the ability of any water हो या matter कोई भी हो जो flow करे, उसे हम fluidity कहते हैं. Next देखो, filling a gas container. Filling a gas container मतलब क्या कि on filling a gas, किसी कंटेनर में अगर हम गैस फिलअप करते हैं तो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. तो वो क्या होता है, हम कहते हैं कि अरे हाँ गैस अंदर फिलअप हो चुका है. क्यों? बिकॉज गैस क्या करता है, वो शेप ऑफ द कंटेनर कंप्लीट ले लेता है और कंप्लीट होने के बाद हम कहते हैं कि गैस फिलअप हो गया. सो ऑन फिलिंग ए गैस इट मीन्स टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर. नेक्स्ट इज शेप. शेप मतलब हैव ए डेफिनिट बाउंड्री ना. जैसे कोई आप सॉलिड ऑब्जेक्ट देखते हो तो उसका बाउंड्री जो होता है क्या रहता है, फिक्स होता है ना. कोई भी जैसे टेबल हो, सोफा हो, है ना, ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, उस सब जो सॉलिड आप देख रहे हो तो सबकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है ना. तो शेप मतलब हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री, राइट, जो सॉलिड में हमें दिखता है. नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी. ये क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू इट्स मोशन. इट इज द राइट एनर्जी जो आपको पार्टिकल्स में होते हैं जब वो मोशन में आते हैं. It is the energy possessed by the particles of matter due to its motion. Next concept is density. It is the mass per unit volume, है ना. mass per unit volume मतलब ये एक यूनिट एरिया है ना. और इसमें इसका जो मास जो होगा ना, राइट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही डेंसिटी कहलाता है, जिसमें सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है. क्यों सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं पर यूनिट एरिया काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू, राइट, दिस लिक्विड एंड, और गैस में कंपेयर करें तो बहुत डेंसिटी कम होता है ना. सॉलिड का ज्यादा होता है, लिक्विड का थोड़ा सॉलिड से कम, और गैस का आपका दोनों से कम होता है. तो डेंसिटी इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. ओके. सो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 को समझ के ले. ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. हाँ, तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. यानी आपको रीजंस बताने हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन का. ऑब्जर्वेशन क्या है? नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग सॉलिड. मतलब नैफ्थलीन बॉल्स जो हम घर में कीड़े और छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं आप देखते होंगे, राइट, ऊनी कपड़े होते हैं या फिर कुछ वहाँ पे हम नैफ्थलीन बॉल्स रखते हैं ताकि वहाँ पे जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपके कपड़े को नुकसान न पहुँचाए. तो वह जो नैफ्थलीन बॉल्स होता है, राइट, आप देखोगे वो डिसअपियर हो जाता है विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, है ना. आपने अगर कबर्ड में रखा होगा कपड़े और उसमें अगर ये नैफ्थलीन बॉल्स रख दो तो देखोगे दैट इज कुछ समय के बाद वो नैफ्थलीन बॉल्स नहीं रहेगा, है ना. तो ये सॉलिड चीज, राइट, डायरेक्टली गैसेस स्टेट में, राइट, कन्वर्ट हो जाता है. ये चीजें समझेंगे आखिर क्यों ऐसा होता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट समझेंगे कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. इसका क्या रीजन है? तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है इसका हमें रीजन बताना है, साइंटिफिक रीजंस, राइट. तो समझ के लेते हैं. पहला क्वेश्चन जो है नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग सॉलिड. तो नैफ्थलीन बॉल्स जो है डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन, है ना. दे अंडरगो सब्लिमेशन, है ना, और इजिली, दैट इज मतलब द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नैफ्थलीन फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक प्लेस इजिली. कंसेप्ट यही है कि जो नैफ्थलीन बॉल्स में जो होता है सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, और सब्लिमेशन प्रोसेस आपको पता है, राइट, सॉलिड से, राइट, डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट करता है और गैस से वापस वो सॉलिड में भी कन्वर्ट करता है, सब्लिमेशन प्रोसेस. तो ये नैफ्थलीन बॉल्स में क्या हो रहा है? सब्लिमेशन हो रहा है, और सब्लिमेशन हो रहा है जिसकी वजह से वो
आपको सॉलिड से डायरेक्ट आपको गैस में चेंज हो रहा है विदाउट गिविंग राइट, विदाउट लाइक लिविंग एनी सॉलिड बिहाइंड, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब कोई परफ्यूम लगा के कहीं बैठा है तो आप देखोगे राइट, तो आप वो मतलब बैठा तो थोड़ा आपसे दूर है, लेकिन उनकी जो बॉडी में जो परफ्यूम उन्होंने लगा रखा है, बॉडी डिओ जो लगा रखा है, आपको काफ़ी दूर से पता चल जाएगा कि काफ़ी मतलब अगर अच्छा फ्रेग्रेंस है तो आप उनकी तारीफ करोगे, वो भी अरे काफ़ी अच्छा परफ्यूम लगाया है। और तो परफ्यूम अगर गंदा सा है तो राइट आप अपने आप को वहाँ से राइट हटना है, अवॉइड करोगे आप, है ना। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन के समझ के लीजिए कि हम स्मेल ऑफ ए परफ्यूम जो होते हैं सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे हमें राइट मिल जाते हैं। इसका क्या कारण है, क्योंकि जो परफ्यूम होते हैं ना हैज हाई डिग्री ऑफ वेपराइजेशन रहता है, राइट। इट वेपर्स जो होते हैं डिफ्यूज इनटू एयर इजिली एंड देयरफॉर वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो जो परफ्यूम होते हैं उनमें जो आपका जो हाई डिग्री ऑफ वेपराइजेशन रहता है इजिली वो आपको राइट काफी मतलब कम टेम्परेचर्स पे वैसे रूम टेम्परेचर्स पे इजिली वो डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द एयर, राइट। एयर जो है उसमें वो इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं और जो पर्सन है जो सेवरल मीटर्स अवे पे बैठा है उसके राइट नोज तक उनके ना राइट वो फ्रेग्रेंस आसानी से पहुंच जाता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, व्हाई। अगर आप किसी गैस चीज़ों को गैस को अगर आप किसी कंटेनर में रखोगे तो देखोगे वो वॉल पे प्रेशर क्रिएट करते रहता है। अगर इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली फील करना है तो आप जब ये बलून में जब हवा भरते हो, है ना, बलून में जब आप हवा भरते हो राइट अपने माउथ के, है ना, से, तो आपको क्या देखते हो राइट, ये जो हवा आपने फिलअप किया, हवा जो है अंदर गया, बट यह जो हवा है ये वॉल पे प्रेशर क्रिएट करते रहता है ऑलवेज, क्योंकि हवा क्या है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो रैंडमली मूव करेगा। अब मूव करेगा तो बाहर क्या है, ये आउटर सरफेस वॉल है ना, बलून है तो बलून भी एक सरफेस जो बाउंड्री लाइन है इसका वो एक वॉल है, तो वॉल पे वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करते रहेगा क्या। तो आप देखोगे जो बलून जब में हवा भरा रहता है तो अपने हाथों से दबाओगे तो क्या होगा राइट, अंदर से एक प्रेशर फील होगा, अंदर से लगेगा कि राइट कोई आप भी दबा रहे हो और वो भी कैसा है, दैट इज एक प्रेशर क्रिएट करते रहता है, राइट ना। तो ये क्वेश्चंस को जरा समझते हैं। तो इस क्वेश्चंस को अब आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे बलून में ये जो पार्टिकल्स हैं, बलून के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो एयर पार्टिकल्स, ये बलून के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। इसका रीजन यही होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये कोलाइड विथ ईच अदर। अंदर अब गैस मॉलिक्यूल्स जाएगा तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी है तो मूवमेंट करेंगे तो कोलिजन करते रहेंगे ईच अदर, और एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और कंटेनर के साथ भी तो कोलाइड करते हैं, तो इधर गया फिर टकराया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से टकराएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर टकराएगा। तो अंदर वो टकराने का जो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है, समझे। तो देयरफॉर ये जो गैस है ये एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, बस इतना बात लिख देना। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, राइट। और ये भी एक मेंशन कर दो, वॉल्स ऑफ ए कंटेनर और गैस पार्टिकल्स में क्या रहता है, ह्यूज, राइट, ह्यूज काइनेटिक एनर्जी रहता है, और इट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, ये भी मेंशन कर दो, काइनेटिक एनर्जी, इट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ए कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पॉन्ज जो होते हैं ना दो कंप्रेसिबल होते हैं, तो व्हाइट इज कॉल्ड सॉलिड। हमें तो पता कि भाई सॉलिड तो कंप्रेसिबल नहीं होता, तो फिर ये स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल है फिर भी हम स्पॉन्ज को सॉलिड कहते हैं। स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज हो तो जब आप अपने घर में जो सोफा आपका रहता है वो भी स्पॉन्ज उसमें रहता है, जब आप बैठते हो तो देखते हो ना सोफा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है थोड़ा सा तो स्पॉन्ज जो है
ये कंप्रेसिबल है फिर भी हम इसे सॉलिड कहते हैं। इसका क्या कहा है, इसका रीजन क्या है, क्या रीजन क्या है, ये थोड़ा जानना है। तो स्पॉन्ज जो है हैज माइन्यूट होल्स होते हैं। अगर आप नोटिस किए होंगे स्पॉन्ज में तो माइन्यूट छोटे छोटे उसमें होल्स होते हैं इन विच एयर इज ट्रैप्ड। एयर उसमें अब होल्स रहेंगे तो पता है ना उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाएंगे। और व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, राइट। उस होल से छोटे छोटे जो होल्स में राइट जो एयर फिलअप रहते हैं उससे एयर बाहर आ जाते हैं, एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। और ऑन रिलीजिंग द प्रेशर, और जैसे ही आप अपना ये ऊपर से ये सोफा के ऊपर से या स्पॉन्ज के ऊपर से प्रेशर हटा लेते हो तो इट अगेन वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, राइट। तो ओरिजिनल शेप में आ तो गया ना, शेप तो फिक्स है ना, राइट। तो सो इट इज क्लासिफाइड एज अ सॉलिड, राइट। अपने वो इलास्टिक प्रॉपर्टी के वजह से वो उसका शेप में आप देखोगे दैट इज जैसे प्रेशर आप हटाते हो तो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, है ना। इसके लिए इसको सॉलिड कहते हैं। सॉलिड हैज अ फिक्स शेप तो है, राइट। शेप जो है दैट इज कंप्रेस करने से चेंज हो गया, लेकिन क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसकी वजह से चेंज हुआ फिर अपने ओरिजिनल शेप में तो आ जाते हैं, है ना। इसलिए इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो, कंप्रेसिबल है फिर भी वो सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट समझ के लीजिए गैसेज जो होते हैं कंप्लीटली फिल्स द वेसल। गैसेज जो होते हैं कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच दे आर केप्ट। गिव रीजंस। गैसेज को जब आप कभी आप भरोगे तो देखोगे वो जिस कंटेनर में रखा उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है। सो इन द गैसियस स्टेट जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये मूव फ्रीली एंड हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, सो दे ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस अवेलेबल इन विच दे आर केप्ट, है ना। गैसेस को जब आप किसी कंटेनर में रखोगे राइट तो देखोगे क्या, राइट, इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, सो दे ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस अवेलेबल इन विच दे आर केप्ट। सो अब आप देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कि व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है तो समझ के लो बच्चे कि जो ड्राई आइस है ये सॉलिड CO2 ही तो है, राइट। इट्स कॉल्ड ड्राई आइस। अब बिकॉज सॉलिड जो CO2 है ये गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। ये जो सॉलिड स्टेट होते हैं आप देखोगे राइट ये डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट इनटू लिक्विड स्टेट, राइट। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है विदाउट, है ना, एनी लिक्विड स्टेट, ठीक है। सो मैं एक बार समझ के लो एक बार कि सॉलिड जो CO2 होते हैं ना राइट वो ड्राई आइस इसलिए कहते हैं बिकॉज सॉलिड CO2 जो होते हैं ये गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। और ये जो ड्राई आइस होता है ये हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं राइट फॉर कूलिंग द ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं बिकॉज ये सॉलिड CO2 राइट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट नहीं रहते हैं राइट और वो इजिली राइट सॉलिड टू गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटर कन्वर्शन ऑफ ए स्टेट ऑफ ए मैटर। जब आप देखोगे सॉलिड से, है ना, जब वो लिक्विड स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट अगर चेंज होता है ना, या लिक्विड से जब वो सॉलिड में कन्वर्शन होता है तो व्हाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। क्योंकि जो हीट जो सप्लाइड होता है तो वो सब्सटेंस जैसे सॉलिड में मान लो कि आइस है, अब आइस को जब आप मेल्ट कर रहे होते हो और जब वो लिक्विड स्टेट में आता है तो सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में जब आता है तो हम जब हीट सप्लाइड देते हैं ना तो वो हीट जो होता है जो देते हैं इज गेटिंग यूज ड्यूरिंग द चेंजिंग इट्स स्टेट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये स्टेट जो होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लाने में राइट चेंज लाने में वो सारे हीट यूज होते रहते हैं,
राइट its state और so during the changing its state to overcome the force of attraction। और जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स काफी क्लोजर होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें उसको ब्रेक करने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए उसमें वो हीट जाता है। सो बिटवीन द पार्टिकल्स, सो द एक्सेस हीट जो होते हैं, एक्सेस हीट जो होते हैं वो ऑब्जर्व बाय द पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जो होता है, हिडन हीट उसको बोलते हैं, है ना, हिडन हीट होता है, समझा। तो ये एक आंसर से याद रख लेना कि हीट जो सप्लाइड होता है टू अ सब्सटेंस इज गेटिंग एंड यूज्ड ड्यूरिंग चेंजिंग इट्स स्टेट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द एक्सेस हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। ठीक है, तो इसकी वजह से जब स्टेट चेंज होता है तो उसमें कोई राइज इन टेम्परेचर नहीं होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है। बॉइलिंग जब भी होता है तो होल जो कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है तो होल कंटेनर का ये एक फेनोमेनन होता है, मतलब सारे लिक्विड जो होते हैं पूरे आपके देखोगे राइट, इसमें बॉइलिंग जो होता है ये बल्क फेनोमेनन है। लेकिन इवेपोरेशन को देखोगे तो ये सरफेस फेनोमेनन है। इवेपोरेशन जो होता है सरफेस पे जो पार्टिकल्स जो होते हैं राइट, वो आपको इवेपोरेट करते रहते हैं, समझा। इसमें जो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी ले आता है जिस पार्टिकल्स में, वो सरफेस को राइट छोड़कर इस आपका राइट एयर पार्टिकल्स के साथ वो डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है और जो बॉइलिंग है ये बल्क फेनोमेनन है। होल पार्टिकल्स इनसाइड दैट लिक्विड वो बॉइल करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस समझिए, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। पार्टिकल्स फ्रॉम द जो बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, है ना। और जो पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस जो होते हैं गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present in the liquid and change into the vapor state, है ना। इसमें पार्टिकल्स फ्रॉम द जो सरफेस होते हैं वो क्या करते हैं राइट, बताया आपको, जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो राइट गेन एनफ एनर्जी, और वो इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगते रहता है उसको वो ओवरकम करके कम करके राइट फिर वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, है ना। ये जो पार्टिकल्स हैं राइट, जो यहाँ सरफेस पे क्या होता है, ये जितने काइनेटिक एनर्जी के आने के बाद ये जो उस मूवमेंट आया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो लग रहा था पार्टिकल्स में उसको कम करके राइट वो स्पेस में राइट वो एयर के साथ पे डिफ्यूज हो जाते हैं, समझा। नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग जो होते हैं ना स्टार्ट्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। बॉइलिंग जो होते हैं स्टार्ट्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, और जो इवेपोरेशन होते हैं ना ये स्टार्ट्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन आप देखोगे जैसे पानी आप गर्म करने के लिए रखोगे, जैसे देखो गर्म करके थोड़ा थोड़ा वेपर जो होता है निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये जो इवेपोरेशन होता है ये क्या होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आप वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देखो 100 डिग्री सेल्सियस में समय तो लगेगा, लेकिन आप देखोगे जैसे गर्म किया पानी रखा तो आपको वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इवेपोरेशन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ ना, समझा। तो इवेपोरेशन स्टार्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, और जो बॉइलिंग है ये स्टार्ट्स एट अ फिक्स्ड पॉइंट। जो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टेम्परेचर्स वहां तक आने के बाद ही वो बॉइल करेगा। तो बॉइलिंग स्टार्ट्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, और हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। समझा इतना क्वेश्चन, काफी आसान था, 17 क्वेश्चन। अब आप एक और क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हम इसके लो व्हाई डज आइस। आप देखोगे हम क्या करते हैं, आइस का भी यूज करते हैं और मतलब किसी चीज को ठंडा करने के लिए, या फिर कभी हम देखते हैं कि वाटर का भी यूज करते हैं राइट एट सेम टेम्परेचर। तो आइस का भी यूज कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और या फिर वाटर का हम यूज कर रहे हैं एट द सेम टेम्परेचर। तो बेटर कौन है राइट। तो यहाँ पे वाई डज क्वेश्चन आ गया, वाई डज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस
और 273 केल्विन appears राइट बेटर कूलिंग, है ना, कोल्डर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो जो आइस होता है आपको पता है जो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, बट कैन इजिली ऑब्जर्व मोर हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं कैन इजिली ऑब्जर्व मोर हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से काफी ज्यादा वो हीट ऑब्जर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट, जो हिडन हीट होता है जो ऑब्जर्व करते हैं और वो मोर अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व करते हैं, समझा। टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर, क्योंकि जो आइस है, मान लीजिए ये आइस एक ग्लास में आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, अब आप कहोगे कि अरे भाई आइस थोड़ा सा डाल दो, तो आइस डाला हमने, तो आइस जो आपने पानी में डाला तो ये आइस क्या करेगा, ये पानी का जो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे जो पानी का जो अंदर जो हीट होगा उसको वो क्या करेगा, पहले ये जो आइस है ये आइस ऑब्जर्व करेगा ना, और ये आइस जो है ऑब्जर्व मोर अमाउंट ऑफ हीट करेगा एज कम्पेयर टू द वाटर एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि वाटर तो लिक्विड स्टेट है ना, तो अब वो तो लिक्विड स्टेट है तो वो यानी उतना बेटर कूलिंग तो आइस से होगा नहीं, क्योंकि आइस में क्या है ये हीट जो ऑब्जर्व करेगा ये तो लैटेंट हीट होगा, और वो लैटेंट हीट जो हो वो क्या है, ये फ्यूजन में यूज होगा, इसको मेल्ट करने में यूज होगा, तो इतना हीट तो और वो यूज कर लिया, तो ज्यादा हीट जब वो यूज करेगा तो उतना ही ज्यादा ये पानी ठंडा होगा ना। अब इसमें से ज्यादा हीट निकल रहा है, ज्यादा हीट निकल रहा है, तो ज्यादा हीट निकल रहा है तो जल्दी ये ठंडा होगा और मोर कूलिंग इफेक्ट देगा, है ना, ये पानी जल्दी ठंडा होगा। तो वाटर डज नॉट, लेकिन वाटर के साथ तो ऐसा नहीं है ना, वाटर डज नॉट ऑब्जर्व दिस एक्स्ट्रा हीट, क्योंकि आइस एक्स्ट्रा हीट ऑब्जर्व कर सकता है एज ए लैटेंट हीट, लेकिन वाटर तो नहीं कर सकता एक्स्ट्रा हीट एज ए, है ना, तो वाटर डज नॉट ऑब्जर्व दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम, मीडियम मतलब ये पानी जो है इससे तो राइट ठंडा पानी तो ऑब्जर्व नहीं करेगा मोर अमाउंट ऑफ हीट एज जैसा आइस कर रहा है, तो वाटर डज नॉट ऑब्जर्व दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम, दस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। समझा कि नहीं, काफी आसान था। इसलिए कोल्ड ड्रिंक में जब आप देखते हो कि ठंडा करने के लिए हम क्या बोलते हैं, भाई आइस क्यूब डाल दो, ऐसा बोलते हैं भाई इसमें ठंडा पानी डाल दो, नहीं बोलते ना, आइस क्यूब डाल दो, क्योंकि आइस क्यूब पता है जल्दी ठंडा करेगा, सबको पता है, लेकिन क्यों ठंडा करेगा आज आपको पता चल गया ना। लैटेंट हीट जो होता है राइट उसमें आइस में होता है, लैटेंट हीट जो है ये आइस क्या करता है, मोर अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट ऑब्जर्व करता है राइट फ्रॉम द वाटर, इससे आपका राइट पानी जो है ये जल्दी ठंडा हो जाता है, बट वाटर ऐसा नहीं कर सकता एट द सेम टेम्परेचर, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसे किसी को बुखार लगा रहता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर विच विल लोअर डाउन योर बॉडी टेम्परेचर, मोर आइस या आइस कोल्ड वाटर, फिर से वैसा ही रीजन है इसमें, सेम एज 18 जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कंसेप्ट वही है कि आइस विल लोअर डाउन बॉडी टेम्परेचर मोर, सिंपल, क्योंकि पता है आइस में लैटेंट हीट ऑफ क्या रहता है, फ्यूजन होता है, मोर अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट वो मतलब मोर अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व करेगा एज ए लैटेंट हीट, तो आइस एक बेटर कूलिंग होगा ना देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर, राइट, बिकॉज इट विल टेक, है ना, इट विल टेक हीट राइट फॉर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम आवर बॉडी, एंड आवर बॉडी जो होगा विल कूल फास्टर एंड फीवर विल कम डाउन फास्टर, ठीक है। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। गिव रीजंस टू जस्टिफाई, रीजंस बताने हैं अपने इस क्वेश्चन में कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, वाटर जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, रीजंस बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है एंड आयरन अलमीरा जो होते हैं सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इसका भी रीजन दीजिए। तो जब लिक्विड में अगर है, हमें पता है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है, तो हम अगर लिक्विड में जो सब्सटेंस होते हैं अगर लिक्विड की प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वो वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होंगे,
अगर लिक्विड की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं तो बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बता देना है। ठीक वैसे ही सेकंड का भी है। तो देखो इसका आंसर कैसा रहेगा कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइडिटी। देखा आपने, है ना, फ्लूइडिटी होता है कि नहीं वाटर एट रूम टेम्परेचर पे, उसमें फ्लूइडिटी मेंटेन रहता है। ऑल्सो इट हैज नो शेप भी उसमें, क्योंकि ये सब लिक्विड की प्रॉपर्टीज ही तो है। देखो ना, इट हैज फ्लूइडिटी, ऑल्सो इट हैज नो शेप, लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है, एंड उसमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट ऑक्युपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो आप समझे आप, है ना। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है वाटर, तो वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन अलमीरा सॉलिड होता है, क्योंकि आयरन अलमीरा जो होता है सॉलिड होता है। एट रूम टेम्परेचर इट हैज रिजिड स्ट्रक्चर ना, जो सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, और ये प्रॉपर्टीज उसमें है एट रूम टेम्परेचर पे। तो हम कह सकते हैं ना, राइट, फिक्स्ड शेप भी तो है, फिक्स्ड शेप है और रिजिड स्ट्रक्चर है, और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयरन अलमीरा है ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 समझ के लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका राइट, ये भी आ जाते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में दिया है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखो वी नो दैट जो डिग्री सेल्सियस जो होते हैं वो केल्विन से हमें -273 करने होते हैं। मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर चाहिए तो जो केल्विन में दे रखा है उससे आप 273 माइनस कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में चाहिए हमें, तो केल्विन जो है उससे 273 माइनस करना है, तो कितना 173 केल्विन, तो 273 माइनस कर लो, राइट। कितना जाएगा, 73 से 73 गया तो ये हो गया 00, और ये आपका नहीं, देखो ये 273 से 73 माइनस किया और 2 से 1 कितना जाएगा, 100 आएगा ना। तो यानी -100 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 ग्रेटर ऊपर रखा, 173 नीचे, 73 से 73 माइनस 00, 2 से 1 गया 1, और ग्रेटर का साइन देना है तो यानी माइनस, सो माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है 273 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस का केस में हम क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273, 273 माइनस 273 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273, 400 माइनस 273, ग्रेटर ये है, सब्ट्रैक्शन करो, है ना। 0 से 3 तो पॉसिबल नहीं, तो बोरो किया 10, 10 माइनस 3 7, ये बच गया 9, 9 माइनस 7 2 हो गया, और यह हो गया आपका क्या 3, और 3 माइनस 2 क्या आ गया 1, 127 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब ये जो सेल्सियस टेम्परेचर है ना इसको आप केल्विन में करिएगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यानी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और इसको आपको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो देखिए केल्विन में जब चेंज करना होता है तो जो डिग्री सेल्सियस का दे रखा है ना उसमें आप प्लस 273 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। यानी केल्विन में चेंज करना हो तो डिग्री सेल्सियस वाले में आप 273 प्लस कर दीजिए, और पहले वाले में आपने क्या देखा कि डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो केल्विन में जो दे रखा है उससे 273 माइनस कर लीजिए। यानी डिग्री सेल्सियस में आंसर चाहिए तो केल्विन में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, समझा। और अगर केल्विन में अगर आंसर चाहिए तो आप डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दीजिए। केल्विन में अगर चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दीजिए, राइट ना। तो कुछ ऐसा ही होगा ये, राइट। केल्विन में चाहिए तो क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस, डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस,
डिग्री सेल्सियस कितना है भैया -73, -73 लिख डालो, 273 प्लस करो, लेकिन माइनस है प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 200 ही आएगा ना। 273 से 73 कम कर, कितना आएगा 200 केल्विन। अब नेक्स्ट क्या है, ये केल्विन है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो -23 है, उसमें 273 प्लस किया, फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 3 - 3 0 7 -25 एंड दिस इज 250 केल्विन। फिर एक और है, केल्विन में आंसर चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस में क्या है उसमें 273 प्लस कर दो। केल्विन में आंसर चाहिए तो जो डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 प्लस कर दो। देखो 100 में 273 प्लस किया, कितना आया 373 केल्विन। समझा कि नहीं? तो ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपका जो एक लिस्ट था इस चैप्टर का, नहीं ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है ये सब बता चुका हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं आपको इस वीडियो में, इसको आपको क्या करना है, राइटिंग करना है, राइटिंग करना है अपने नोटबुक में, राइट, और इसको याद भी करना है। ठीक है, और राइट, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, राइट, आप अपने कमेंट सेक्शंस जो है वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मेंशन करें। और जिनको ज़रूरत है ये वीडियो, जो स्टैंडर्ड 9th के बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उनको आप ज़रूर शेयर करें ताकि ये सब चैप्टर्स उनको काफ़ी आसान लगेगा। अब आपको मैं एक लास्ट वीडियो इस चैप्टर्स का रह गया है, राइट, वो आपका मैं अभी नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 पे आपको बता देता हूँ, जिसमें जो टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर है, क्योंकि 3 स्टेट ऑफ मैटर तो पहले खोज करके निकाला गया था, लेकिन बाद में जब खोज हुआ तो 2 स्टेट ऑफ मैटर और खोजे गए, है ना। अब उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों, बाय, थैंक यू।